तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं नाउन, लास्ट क्लास में हमने देखा था प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। तो आज हम समझेंगे तीसरा नाउन का काइंड है, वो है कलेक्टिव नाउन। तो आज हम लोग जानेंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, किसे कहते हैं और इसके उदाहरण को समझेंगे। तो कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसी भी मतलब वस्तु या व्यक्ति के समूह को, मोर देन वन थिंग, जब एक साथ एक से अधिक वस्तु या एक से अधिक व्यक्ति समूह में आ जाएं या एक से अधिक हों तो उसे हम कह देते हैं, उस समूह को हम कह देते हैं, नाम दिए हैं समूहवाचक संज्ञा। यानी जिस संज्ञा से समूह का बोध हुआ, समूह में कौन रह सकता है, या तो वस्तु या तो व्यक्ति। तो वस्तु या व्यक्ति या जानवर, उनके समूह को ही हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। तो आइए इसे इंग्लिश में पर डिफाइन कर लेते हैं। The noun which is indicating group of person or thing is called collective noun। यानी किसी वस्तु व्यक्ति के समूह को ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, तो क्या परिवार में एक सदस्य होता है? नहीं, कई सारे सदस्य मिलकर के एक परिवार का निर्माण करते हैं। और जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं तो क्लास में क्या एक बच्चा होता है? नहीं, कई सारे बच्चे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। उसी तरह से टीम, दल, खिलाड़ियों का अलग अलग दल होता है। क्रिकेट में अलग मेंबर होते हैं वहाँ पे प्लेयर के, तो कबड्डी में अलग होते हैं। तो ये जो टीम होता है, टीम में भी क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का क्या होता है, एक समूह होता है। उसी तरह से और भी हम बोलते हैं, जैसे कि जानवरों का समूह, अलग अलग जानवरों के समूह। कभी कभी हम देखते हैं खेत में तो कई सारी गायें एक साथ घास चर रही होती है, तो वहाँ पे वो गाय का समूह हो गया, तो वो भी उस समय क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए कोई अकेला गाय हो गया तो पूरा एक गाय बोलते हैं तो पूरे सभी गायों का तुलना होता है, इससे सभी गायों का संबोधन होता है। तो अगर अकेले काऊ है तो वो है कौन, उस समय संज्ञा हो जाएगा, वो कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर गायें ढेर सारा एक साथ आ जाती हैं तब उस समय कॉमन नाउन ना हो करके वो क्या हो जाता है, कलेक्टिव नाउन। क्यों? क्योंकि गायें किस समूह में हैं, एक साथ हैं। तो उसी तरह से भेड़ों का समूह, गायों का समूह, लोगों का समूह, जानवरों का समूह, जिस चीज़ की भी समूह आ जाए ना, वस्तु या व्यक्ति का, तो उसे हम सीधे कह देते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे देखिए टीम मतलब दल, दल में एक लोग नहीं होते, कई सारे लोग मिलकर के दल का निर्माण करते हैं। फैमिली, तो फैमिली में भी कई सारे सदस्य मिलकर के फैमिली का निर्माण करते हैं। क्लास, क्लास में भी हम लोग ग्रुप में, समूह में ही बैठते हैं। फेयर, मेला, अब मेला में एक आदमी रह सकता है, इधर से उधर ठेलाल चलिएगा, तो वही मेला भी जो है वो क्या है, समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि उसमें एक लोग नहीं रहते हैं, कई सारे लोगों का समूह होता है। क्राउड का मतलब भी वही भीड़ होता है, तो भीड़ भी समूहवाचक संज्ञा है। ए हर्ड ऑफ कैटल मतलब जानवरों के समूह, मवेशियों के समूह को हम क्या कह देते हैं, हर्ड। ठीक है, तो ये भी हर्ड जो है वो कैटल का एक समूह है। ग्रुप ऑफ मंकीज, ये ग्रुप ऑफ मंकीज, तो ये जो मंकी का ग्रुप एक साथ, आप घूमने में जाते हुए देखते हो कई सारे बंदर एक साथ दम झपटता है, तो सब बंदरों की जो टोली होती है, जो समूह होता है, उसे हम कहते हैं ट्रूप। तो वो भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा का, कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ए बंच ऑफ कीज, अब जब चाबी हम रखते हैं तो देखते हैं एक गुच्छा होता है, उसमें कई सारी चाबियाँ क्या होती हैं, लटकी हुई होती हैं, तो चाबियों का वो क्या है, समूह है, तो वो क्या कहलाएगा, बंच ऑफ कीज भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कॉमन नाउन का। उसी तरह से फ्लीट ऑफ शिप, जहाज़ों का बेड़ा, कई जहाज बोल दिए, अगर सिर्फ अकेले शिप आ जाए तो ये कॉमन है, क्योंकि जहाज बोले से पूरा जहाज जाति का बोध हो रहा है। लेकिन अगर एक साथ कई सारे जहाज लगे होते हैं तो उसे कहते हैं जहाज़ों का बेड़ा, तो ये फ्लीट कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये जहाज़ों के समूह को कहेंगे फ्लीट, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। तो मतलब कि आप समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति के समूह को ही समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। ये कभी भी अकेले नहीं होता, ये जब भी होंगे तो मोर देन वन होंगे। तो ये रहा हमारा आज कलेक्टिव नाउन। अब हम लोग देखेंगे मटेरियल नाउन। तो आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं आगे नाउन का नेक्स्ट काइंड, वो है 4 नंबर पे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक, तो ये द्रव्यवाचक में अंतर होता है, ये देखिए द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक यानी कोई वस्तु, द्रव्य, यहाँ पे वस्तु को द्रव्य कहा जाता है। तो मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, और इसका हिंदी में परिभाषा हम निम्न रूप से दे सकते हैं।
वैसी संज्ञा जिसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, परंतु गिन नहीं सकते हैं। तो वैसी संज्ञाओं को हम कहते हैं कि वो क्या है, मटेरियल नाउन है या द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो हमारे आसपास ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिसको हम नापते तोलते हैं डेली की दिनचर्या में, और लेकिन उसको गिन नहीं सकते हैं। जैसे हम डेली भोजन करते हैं तो भोजन में हम देखे हुए होंगे घर में दाल चावल, तो दाल को हम क्या गिन के बनाते हैं, चावल को गिन के बनाते हैं? नहीं, ये माप तौल के अंदाज़ा लगाते हैं, अच्छा 2 कटोरी बना लो या फिर 2 किलो चावल या 1 किलो चावल। तो हमारे आसपास ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसको हम माप तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं। तो वैसी वस्तुएं ही द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। तो जैसे मैं यहाँ पे हम इंग्लिश में इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर कुछ उदाहरणों के द्वारा से समझेंगे। द नाउन विच इज मेजर्ड मतलब मापना, मेजर्ड और वेटेड मतलब तौलना, बट नॉट काउंटेड दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। मतलब जिस संज्ञा को माप सकते हैं, तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, तो वैसे संज्ञाओं को हम कहते हैं क्या, मटेरियल नाउन। तो जैसे देखिए व्हीट गेहूँ, इसको भी हम क्या करते हैं, मापते या तौलते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन इसको हम कभी गिन नहीं सकते। राइस चावल को भी उसी प्रकार से हम गिन नहीं सकते, माप तौल सकते हैं। वाटर, ये भी हम क्या करते हैं, माप तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं। मिल्क, बटर, मिल्क मतलब दूध, मक्खन, हनी मध, शुगर चीनी, वुड लकड़ी, इसमें ऐसी भी चीज़ें आती हैं वैसे सब्सटेंस जिनसे कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं। तो वुड लकड़ी भी क्या है, माप तौल सकते हैं, इसको गिनते नहीं हैं। इससे कई सारे और इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, औजार बनते हैं, घर में भी कई तरह के फर्नीचर बनते हैं लकड़ी से। सिल्क, इसको भी माप तौल नहीं सकते। वूल, इसे भी माप तौल नहीं सकते हैं। गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, पेट्रोल, फिश, ये सब ऐसे नाउन हैं जिनको मापा तौला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता है। तो वैसे संज्ञा को ही हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। कभी कभी वाक्यों में मटेरियल नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह भी किया जाता है। तो आइए इसे कुछ उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ फिश लिव्स इन वाटर, मछलियाँ पानी में रहती हैं। जाहिर सी बात है मछलियाँ पानी में जीवित रहती हैं। तो यहाँ पे जो मछली, सभी मछलियाँ पानी में रहती हैं, कॉमन बात हो गई। तो यहाँ पे मछली जो है वो कॉमन नाउन है, जबकि मछली ऐसे देखा जाए तो क्या होता है, मटेरियल नाउन, क्योंकि मछलियों को भी हम माप तौल के लेते हैं, गिन करके नहीं लेते हैं। मापा तौला जाता है, अब इतनी सारी मछलियाँ दुनिया में, सबको थोड़ी गिन रहे हैं, तो माप तौल सकते हैं, अंदाजा लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है वो कॉमन नाउन की तरह यूज किया गया है वाक्य में, सेंटेंस में। बट फिश इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे कहा जा रहा है मछली हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। तो यहाँ पे मछली की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बताई जा रही है, क्योंकि हम अपने सब लोग अपने घर में अलग अलग की क्वांटिटी के द्वारा मापते हैं। इतने सदस्य हैं तो इतना मछली बनाओ और इतना ही खाओ जो हमारे शरीर के लिए क्या हो, फायदेमंद हो। तो यहाँ पे मछली की क्वांटिटी और क्वालिटी बताई जा रही है, गुण और उसका माप तौल के हिसाब से हम खाएंगे। तो यहाँ ये हो जाएगा फिश मटेरियल नाउन। तो हम ध्यान रखेंगे हमेशा कि कभी कभी वाक्यों में मटेरियल नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह भी किया जाता है। तो ये था हमारा मटेरियल नाउन। आगे हम लोग देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा, और भाव का मतलब ही बना है भावना, भावना अर्थात फीलिंग। तो फीलिंग को क्या हम देख सकते हैं? नहीं, फीलिंग एहसास जो हमें आंतरिक रूप से होता है, हमें दिखाई देता नहीं है। तो हमारे साथ ऐसी कई सारी घटनाएं होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं प्रतिदिन, जिसे हम महसूस करते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देता है, ना हम उसको छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, मतलब ना दिखता है, ना पकड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, महसूस होता है। तो उन संज्ञाओं को रखा गया है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो इसलिए इसका डिफिनेशन है द नाउन विच यू कांट सी मतलब देखना, विच यू कांट सी, टच, स्मेल, हियर और टेस्ट, मतलब हम इसे ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना इसका टेस्ट पता चलता है, और ना ही हमको ये क्या होता है, इसका सुगंध पता चलता है। तो ऐसी संज्ञाएं बहुत सारी हमारे पास। अब जैसे कि जिसके सहारे हम जीवित हैं, ऑक्सीजन, हवा, एयर जो है वो हमारे इर्द गिर्द फैला हुआ है।
परंतु ये हमें दिखता ही नहीं कि कैसा है। इसको पकड़ने जाते हैं तो भी नहीं पकड़ाता है, कैसा पकड़ा ही नहीं रहा है। तो मतलब हवा भी जो है वो हमें महसूस होता है, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे अंदर वायु का आदान प्रदान हो रहा है, परंतु हम इसको देख नहीं पाते हैं। वे कोई कहता है कि देखते नहीं हैं, देखो पेड़ हिल रहा है, पेड़ हिल रहा है ना, अब हवा कहाँ है भाई। तो उसके बाद मतलब दिखता ही नहीं है, हवा कैसा दिखता है, पकड़ाता नहीं है। तो यानी कि उसको भी हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, हवा सिर्फ हमें क्या होती है, महसूस होती है। उसी तरह से प्यार, प्यार जो है ये भी एक फीलिंग है, भावना का नाम है। ये भी हमें क्या होता है, महसूस होता है। और अब कौन हमसे कितना प्यार कर रहा है ये पता थोड़ी चलता है, किसके मन में क्या है हमारे लिए। तो प्यार भी एक भावना है, फीलिंग है, ये महसूस होता है। ये इसे भी हम देख नहीं सकते या ना ही इसे पकड़ सकते हैं। फिर देखिए बहुत सारे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए यहाँ पे लव हो गया, एयर, डार्कनेस, अंधेरापन। तो अब अंधेरा क्या दिखता है, तो इस पर एक बार कॉमेडी हो गई। कहते हैं कि हाँ हमको दिख रहा है अंधेरा है। तो हम बोले कैसा दिख रहा है, तो बोलता कुछ नहीं। तो मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा तो दिख क्या रहा है भाई। तो कहते कुछ भी नहीं दिखता तो कहते हैं अंधेरा है। तो जब कुछ दिख ही नहीं रहा तो दिख कैसे रहा है। तो यानी कि अंधेरा भी हमें दिखाई नहीं देता है, ना ही उसे हम पकड़ सकते हैं, वो सिर्फ हमें क्या होता है, महसूस होता है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ नहीं दिख रहा है तो समझिए दिख रहा है, नहीं, वो दिखता नहीं है, उसको हम पकड़ नहीं सकते अंधेरा को। इसी तरह से विजडम, ये भी क्या है, एक फीलिंग है, एहसास है, ये भी हमें नहीं दिखाई देती है। बुद्धि, चतुराई, बुद्धिमानता, तो ये सभी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती है, ये सिर्फ हमें क्या होती है, महसूस होती है। लोगों की एक्टिविटी को देखते हैं और हम महसूस करते हैं कि अच्छा वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, उसकी एक्टिविटी से हम उसको पकड़ते हैं, ना कि हम उसका सब बाहर निकल जाता है गुण और हम उसको पकड़ लेते हैं, देख लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसी तरह से इंटेलिजेंस, जैसा कि भी हमने आपको बताया। हेल्थ, स्वास्थ्य, ये हमें महसूस होता है, हम बीमार हैं कि हम एकदम स्वस्थ हैं, ये भी हमें महसूस होता है। स्वस्थ हैं तो एकदम फिट फाट है, चल रहे हैं एकदम मस्त से, लेकिन जैसे बीमार हुए तो लो गिर गया शरीर, तो वो हमें अपने आप में महसूस हो रहा है। हमें अगला हमको देख नहीं रहा कि इसका इंटरनल बॉडी में हेल्थ इसका कैसा है। तो हेल्थ भी महसूस होता है। इलनेस, बीमारी भी क्या होता है, महसूस कराता है। कई तरह के शरीर में बीमारियाँ होती हैं जो हमें दिखाई देती नहीं हैं, ये सिर्फ क्या होता है, महसूस होता है, दिखता नहीं है। हेट, नफ़रत भी हमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ हम इसे क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं, ना ही हेट को, नफ़रत को पकड़ सकते हैं। तो इसी तरह से डेथ, अभी कोई कहेगा ना मरला के ना देखेंगे, तो कैसे मरा है उसको देख रहे हैं, मगर मृत्यु को हम देख नहीं रहे हैं। मृत्यु कब किस रूप में कहाँ चल रहा है, ना उसे देख रहे हैं, ना मृत्यु को पकड़ सकते हैं। तो मृत्यु हमें दिखाई नहीं देता है, मृत्यु जिसकी हुई है वो दिखाई देता है। तो डेथ भी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ये भी एक फीलिंग है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये भी क्या है, एक एहसास है, इसे भी हम फील करते हैं, ना कि हम इसको पकड़ते हैं, ना देखते हैं, इसका खुशबू भी नहीं होता है, पता नहीं चलता है। हैप्पीनेस, खुशी, ये भी क्या है, एक फीलिंग है, खुशी। हम आज पूरा खुश हैं, हम पूरा खुश हैं, हमारी पूरी कोशिकाएं खुश हैं। तो ये खुशी भी क्या होती है, एक फीलिंग होती है, इसे भी हम देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो ये सभी चीज़ें समझना है। डिप्रेशन, अभी कोई टेंशन में चला गया है, माथा पकड़ के बैठा हुआ है, तो वो टेंशन भी हमें दिखाई नहीं देता है। टेंशन को रिएक्ट करने वाला दिखाई देता है, मगर आंतरिक जो टेंशन है वो दिखाई नहीं देता है। फ्रस्ट्रेशन वही है। फिर देखिए म्यूजिक, म्यूजिक मतलब संगीत, संगीत भी एक फीलिंग है, एक भावना है जो हमें महसूस होती है, हमारे दिमाग को इससे अच्छा लगता है। परंतु इस संगीत को गाने वाला हमको दिखता है, मगर संगीत हमें दिखाई नहीं देता, ना ही हम इसको पकड़ सकते हैं, ये एक एहसास है। नृत्य, ये भी एक एहसास है, डांस करने वाला दिखता है, मगर डांस हमें दिखता नहीं है। अस्थमा, बीमारियों के नाम, कई सारी बीमारियों के नाम है। अस्थमा, कॉलरा, निमोनिया, टाइफाइड, डायरिया, तो ऐसी कई सारी बीमारी हैं, बीमारियों के नाम हो गए। तो ये सब भी हमें दिखाई देते नहीं हैं। कुछ कलाओं या कुछ विषयों के नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखा गया है, जैसे जीव विज्ञान को रखा गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत, बायोलॉजी हो गया, और भी कई सारी कला है जिसको भी हम किस में रखे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। कला में आ ही गया म्यूजिक, डांस, तो ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। तो अब हम क्या समझ गए हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जिसको ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना जिसका खुशबू पता चलता है, ना ही हम उसको सूंघ सकते हैं, ना उसको सुन सकते हैं।
तो ऐसी जो चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, हम जो महसूस करते हैं डेली की दिनचर्या में, तो उन चीज़ों को, उन संज्ञाओं को हम रखेंगे इसमें भाववाचक संज्ञा में, अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो ये था हमारा आज का अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल अप्रोच देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, हमने देखा और समझा है। इसके बाद हम जानेंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। और यदि आपने नाउन के और भी शुरू से नहीं देखा है वीडियो को, तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखें और कमेंट करें। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और भी हम बेहतर रूप से आपके लिए काम करेंगे ताकि आपको पढ़ाई और सरल लगे, समझ में आए। थैंक यू।